कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये कंफर्म है कि ये कोरोना एग्जिस्ट करता है हमारी रियल लाइफ में? रेज योर हैंड्स। आप किसी से बात करें, कोई कहता है डॉक्टर साहब ये ड्रामा है, ये एशिया चाइना का और अमेरिका की जंग है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये कुछ लोग आपके वजीर आके कहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी मर जाए उसको डिक्लेयर कर दो कोरोना, ताकि इसे हमें एड मिले। ये कुछ भी नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें हमारा बंदा मर जाता है और डेड बॉडीज को हमें साथ जाने नहीं देते, इसमें कोई लॉजिक है? तो इस कौम को ये दैट इज द ट्रू माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी कि इस कौम को समझाना कि कोरोना क्या है। अब गांव में चले जाएं, गांव में लोग कहते हैं, बाबे बैठे होते हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं जी, हम तो इकट्ठे होते हैं, ये तो शहरों में है, अमीर लोगों को होता है, गरीब लोगों को तो होता ही नहीं है। हम गांव में रहते हैं, हम नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं, जुमा इकट्ठे पढ़ते हैं, नमाजें इकट्ठी कंधे से कंधा जोड़ के नमाजें पढ़ते हैं, हमें तो कोई नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हमें देखा किसी बंदे को नहीं गाँव में, ये शहरों में है, ये कोई ड्रामेबाजी है। ये वो कौम है, ये वो नेशन है जिसको ये समझाना है कि कोविड क्या है, कितना डिफिकल्ट है। अमेरिका में भी ये हो रहा है, इंग्लैंड में भी ये हो रहा है, वहां में भी ये इशू चल रहा है। कुछ लोग अमेरिका में उन्होंने बिल गेट के बनाया हुआ है। तो दिस इज द इशू इन द होल वर्ल्ड। और आप किसी को क्लिनिक में, आप सब माशाल्लाह फिजिशियंस हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको पेशेंट आते हैं तो आप जब उनको कहते हैं कि आपको मुझे शक पड़ा है कि आपको कोविड है, तो उसका फर्स्ट रिस्पांस देखें। वो डिनाई कर रहा होता है, रिफ्यूज कर रहा होता है, डॉक्टर साहब नहीं, मुझे तो हो ही नहीं है, मेरी तो पूरी फैमिली में नहीं है किसी को, मेरे तो मोहल्ले में किसी को नहीं है, मुझे है ही नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो बेशक वो एजुकेटेड है, बेशक वो अनएजुकेटेड पेशेंट है। फिर उसको आगे हॉस्पिटल की बात की जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहता वो, कि मैंने हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होना, नहीं मुझे है जो नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे दवाई लिख दें, बेशक उसकी ऑक्सीजन लो क्यों ना हो, लेस देन 93 क्यों ना हो। ये आप सब लोगों को, मुझे तो फेस हो रहा, आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है क्लिनिक पे डेफिनेटली। So coming to the brief history of novel coronavirus, on the 31st December, WHO was alerted due to 44 cases of pneumonia that of an unknown cause in Wuhan city, Hubei province, China. On the 7th Jan, Chinese authority identified a new type of coronavirus. On the 12th Jan, China shared the genetic sequence of novel coronavirus. On the 30th Jan, novel coronavirus was declared as a public emergency by WHO. And on 11th Feb, WHO named this deadly disease, novel coronavirus, as COVID-19, that is caused by SARS coronavirus 2, and declared as pandemic on the 11th March 2020. What is COVID-19? COVID-19 is basically infection caused by specific virus, SARS coronavirus 2. Full genome sequence showed that it is similar to SARS coronavirus 1, but in a different clade. But it is a beta coronavirus. Both use or share same ACE inhibitor 2 for cell entry. Basically, respiratory infection spread through respiratory droplets of variable sizes. If respiratory droplet size is less than 5 micron, then it is called droplet nuclei, that is containing the microbes within it. If it is more than 5 to 10 microns, then it is called respiratory droplets. The difference is that COVID-19 or SARS coronavirus, it is a droplet infection. It is not an airborne infection, because if its size is less than 5 micron, then they can travel in the air for many hours, or they can travel for more than 1 meter. If it is droplet infection more than 5 to 10 micron in size, they don't linger on in air or suspend or stay in the air, and they can't stay, or they travel for more than 1 meter. They fall at ground as early as possible. So it is a droplet infection. It is not airborne infection. It spread occur through the directly with the infected secretions, or large aerosol droplet during coughing, sneezing, or talking, or through indirect contact via contaminated surfaces, and then after touching these surfaces, you can touch your mouth, nose, eyes. SARS coronavirus is also detected in stool, blood, ocular secretions, and semen. Live virus also cultured in stool after a long time, even after negative PCR of respiratory specimen. According to WHO China Joint Report,
fecal oral route is not considered as a risk factor for spread of disease, and the likelihood of blood-borne infection, the transmission through blood products and needle stick is very low because respiratory pathogens are not transmitted through blood. How long SARS coronavirus can persist on surface? Many of people ask this question. That is still unclear, but human coronavirus can stay from 6 hours to 9 days. And initially reports said they don't suspend in the air, but new reports show that they can suspend in the air during aerosol generative procedures for 3 hours on copper surfaces, for 4 hours on cardboard, for 24 hours, and on plastic and stainless steel for 2 to 3 days. What is the incubation period? What do you know about incubation period? The exposure to the infection and development of the symptom. That is the incubation period. That is the that persists from 1 to 14 days after exposure, but average is 5 days. How long a person remains infectious? Still it is uncertain, unclear, but SARS coronavirus can be transmitted before the development of symptom or throughout the course of illness. Even they can spread 1 to 6 days before development of symptoms. And viral RNA are higher after symptom onset as compared to later onset. Even asymptomatic patient can infect the healthy people, but less as compared to symptomatic patients. What is the duration of viral shedding? कब तक वायरस आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, सेक्रेशन के अंदर आ सकता है? तो initially it is detected that it can be 1 to 2 days prior to symptoms in upper respiratory tract samples. Virus can persist also for 7 to 12 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe cases. Still it can persist for 2 weeks in severe cases. In feces, viral RNA has been detected in 30% patients even after onset, and up to 4 to 5 weeks in moderate cases. The prolonged viral shedding from the nasopharyngeal respiratory, it's up to the 24 days after symptom onset. कि 24 days तक आपका symptom जब आपकी onset हुई है, उसके बाद 24 days तक आपका viral आ सकता है आपका PCR के अंदर. What are the secondary infections? These are the among household contacts, healthcare doctors, when PPs are not used, close setting, 1 to 5% among tens of thousands of close contact confirmed cases in China. What are the features? Features are patient have high grade fever more than 100, patient have cough, having cough, shortness of breath, myalgia, fatigue. These are most common symptoms. But sore throat, headache, myalgia, arthralgia, stuffy nose, loss of smell, loss of taste, these are also symptoms. Stuffy nose is more common than runny nose. पेशेंट कहेगा कि मेरा नाक बंद हो गया है, ये ज्यादा कंप्लेंट है एज ए कंपेयर टू कि पेशेंट कहे कि मुझे नजला आ रहा है, मुझे नजला बह रहा है, और कोई ऐसा टेस्ट नहीं है. डिफिकल्ट हो जाता है क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना अदर वायरल इन्फेक्शन से. अगर आप कहें डॉक्टर साहब मुझे कोरोना वायरस है, वो कहता है मुझे दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ये आप नहीं कह सकते ये इन्फ्लुएंजा है, ये अदर वायरल इन्फेक्शन है. तो क्लिनिकली यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन SARS coronavirus 2 and other viral infections. When to suspect? आपने सस्पेक्ट कब करना है? क्लिनिकली ये है बैकग्राउंड आपका कि आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट तो आपके पास सारे आ रहे हैं, खांसी के हैं, सांस के हैं, तो कब करना है? आपका एक थोड़ा सा इसके क्लियर कट होना चाहिए. कार्डिक पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट पल्मोनरी एडीमा के साथ आ रहे हैं, तो आप उसी तरह की पिक्चर है, तो आपके ये कोरोना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हो सकता है. बैकग्राउंड भी आप देखें, थोड़ा हिस्ट्री भी आप देखें, थोड़ा सा आप क्लिनिकल सिनेरियो को भी फोकस करें. तो ये एक है कि एनी पेशेंट जो with acute respiratory illness, fever and are at least one of the respiratory diseases, cough, shortness of breath, and history of residence and location reporting community transmission during the 14 days prior to symptom. ये थोड़ा सा ओल्ड है. पहले ये आया था कि फीवर हो more than 100 और साथ उसके कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो. अब ये जो हमारे पास डाटा है पंजाब में कि ये जरूरी नहीं है कि फीवर हो. पेशेंट कैन प्रेजेंट विद फीवर, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ओनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, patient can present with cough, patient can present with flu like illness, and तो साथ उसकी हिस्ट्री ऑफ है एक रेजिडेंस है जहां ये लोकल एपिडेमिक है. अब ट्रैवल वाला जो है वो खत्म हो गया. ट्रैवल पहले था जब चाइना का था,
तो फिर हम कहते थे कि ट्रैवल टू एनी कंट्री या रेजिडेंस इन दैट कंट्री वेयर इट इज एपिडेमिक, लेकिन नाउ इट इज पैंडेमिक। तो हम ये नहीं कह सकते, हमारा अपने पंजाब में ये नहीं कह सकते ये इस एरिया का इसको है या नहीं है, ये आप दूसरे एरिया से आया, ये मुल्तान का नहीं है तो वहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो हम ये बात नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड क्या है, एक पेशेंट को जिसको फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और क्लोज कांटेक्ट है उसका कंफर्म सस्पेक्टेड पेशेंट के साथ, प्रोबेबल के साथ विद इन द 14 डेज, तो ये सेकंड है। थर्ड क्या है, एनी पेशेंट जो आपका फीवर कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है और हॉस्पिटलाइजेशन उसको जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिशन करने की जरूरत पड़ रही है, वो अनएक्सप्लेन्ड रेस्पिरेटरी फेलियर कह लें आप, कि आपको अनएक्सप्लेन्ड रेस्पिरेटरी फेलियर है, इन्फिल्ट्रेट्स हैं एक्सरे के ऊपर, रीसेट कर रहा है पेशेंट, अब कुछ समझ नहीं आ रही, आपको अल्टरनेटिव काज नहीं मिल रही है उसकी, आपको कोई इन्फेक्शन की काज नहीं मिल रही, आपको कोई शॉर्ट हिस्ट्री नहीं मिल रही, आपको कार्डियक आपकी वैल्यूएशन ठीक है, तो आप उसको भी सस्पेक्ट करेंगे कि इट कैन बी द कैंडिडेट फॉर टेस्टिंग। Probable case, what is the probable case? Suspicion is high, but clinical laboratory test is negative. Or if you're suspecting patient, but you can't perform test due to any reason, that is a probable. And what is the confirmed? Patient with laboratory confirmation of infection, irrespective of clinical symptom sign. एक पेशेंट है, जैसे ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन आपने उसका पीसीआर कराया, दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज द कंफर्म केस। इसमें कोई दूसरी सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जैसे लोग आजकल मान रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी नहीं है, मुझे फीवर भी नहीं है, मुझे कफ भी नहीं है, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं है, मेरा सांस भी ठीक है, आपने मेरा टेस्ट करा लिया और मेरा पॉजिटिव होगा, आप मुझे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाओ, आप आइसोलेशन अडॉप्ट करो, आपको 2 हफ्ते वहां रहना पड़ेगा, मैं क्यों करूं, मुझे कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितना डिफिकल्ट है समझाना कि आपका यह टेस्ट पॉजिटिव है, वो इस चीज को डिनाई कर रहा है, वो नहीं मान रहा कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, वो कहता मुझे है ही कुछ नहीं है, मैं कुछ जाऊं। तो ऐसे पेशेंट को आपने आइसोलेट करना है, होम के अंदर करना है या हॉस्पिटल के अंदर करना है, कितना ये डिफिकल्ट है। होम शुड बी टेस्टेड फॉर कोविड। किन को टेस्ट करना चाहिए कोविड के लिए? ये P1, P2, P3 है। P means priority 1, priority 2, priority 3 and non priority. Priority 1 symptomatic patient है जिसका close contact है with confirmed case. एक indoor patient who have fever and respiratory symptoms who are immunocompromised है। Third, indoor patient whose symptom cannot be otherwise explained. क्योंकि ये जो इंडोर पेशेंट है, अगर आप उनका एटिपिकल फीचर्स हैं, कोई नाजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, आपको कुछ समझ नहीं लग रही, आप सारी क्लिनिकल देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं लगी, तो इट कैन प्रेजेंट विद नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जीआईटी सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो प्रायोरिटी 2 क्या है? पीपल हु फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ केस डेफिनेशन हैव रिस्क फैक्टर, जो मैंने पहले बताया। प्रायोरिटी 3 क्या है? पीपल इन क्वारंटाइन, स्टाफ डीलिंग, जो डॉक्टर्स हैं या लैब के अंदर लोग हैं, जैसे हम लोग हैं कि हमारा क्लोज कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, हम एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन क्लोज कांटेक्ट हुआ हमारा, तो हमें भी वो हमने पीपीज नहीं पहनी थी, हमारा डिस्टेंस प्रॉपर नहीं था पेशेंट से, तो हम भी कराएंगे। और नॉन प्रायोरिटी इंडिविजुअल विदाउट सिम्टम, जिस इंडिविजुअल को सिम्टम्स नहीं है तो उनको कराने की जरूरत नहीं, ये नॉन प्रायोरिटी के अंदर आता है। ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आप जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू है गाइडलाइंस। तो 81% के अंदर ये माइल्ड केसेस आते हैं हमारे पास, 14% के अंदर हमारे पास मॉडरेट केसेस आते हैं, सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर, एंड 5% केसेस आते हैं हमारे पास क्रिटिकल। ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी है वो 2.3% है, ये रेंज है 5.8 to 0.7। 5.8 वुहान सिटी की बात हो रही है एंड 0.7 अदर सिटीज ऑफ चाइना, ये उनकी रिपोर्ट हो रही है। तो लेकिन जो लोग एडवांस डिजीज के होते हैं, एडवांस एज के होते हैं, जिनको कोमॉर्बिड डिजीज होती है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, रीनल डिजीज है, दे आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग सीवियर डिजीज एज कंपेयर टू नॉर्मल। जो डाटा हमारे पास शेयर हुआ है ओवरऑल अदर कंट्रीज का, तो उसके अंदर जो उन्होंने देखा जो मॉर्टेलिटी है, वो जो एवरेज एज आई है वो 60 है, 60 इयर्स ऑफ एज, जो एवरेज एज आई है वो 60 है, 60 एंड प्लस। आल्दो के इससे नीचे भी डेथ्स हुई हैं 40, 45, 50, 55, लेकिन जो एवरेज निकाली है ये यूरोप या अमेरिका, कनाडा, इस सब की, तो एवरेज उनकी जो आई एज आई है वो 60 इयर्स ऑफ एज है। तो हाउ कैन यू डिफाइन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यू विल डिसाइड आइदर पेशेंट हैज टू एडमिट इन जनरल वार्ड और इन एचडीयू और इन आईसीयू और पेशेंट शुड स्टे एट होम। ये इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज। एसिम्प्टोमेटिक कुछ पेशेंट को कुछ भी नहीं है,
और माइल्ड डिजीज क्या है, पेशेंट को फीवर है, कफ है, रनिंग नोज है या स्टफी नोज है या जीआईटी सिम्टम्स है, लेकिन शार्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है। पॉइंट नोट करें, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, टिकिपनिक नहीं है, सैचुरेशन ठीक है, वाइटली स्टेबल है। वाइटली स्टेबल क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर मोर देन 90/60 है, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 20 है, और पल्स रेट क्या है, लेस देन 100 है। ये स्टेबल वाइटल्स हैं। इसको आपने ये आपने नोट करना है, ये दीज आर द स्टेबल वाइटल्स। स्टेबल वाइटल्स होने चाहिए और फ्लू लाइक इलनेस होनी चाहिए, लेकिन शार्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ अगली इंडिकेशन चला जाता है, नेक्स्ट स्टेज चला जाता है। ये आपने नोट, ये दैट इज अ माइल्ड केस, ठीक है। आगे मॉडरेट केस क्या है, उसमें फीवर मोर देन 100 है, फीवर उसमें भी एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड के अंदर भी फीवर हो सकता है, इसके अंदर भी फीवर होगा, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 है, और साथ शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और सैचुरेशन लेस देन 93% है, और आपको माइल्ड इन्फिल्ट्रेट्स आ सकते हैं एक्सरे के ऊपर। टिपिकल एआरडीएस पिक्चर नहीं, इन्फिल्ट्रेट, एल्वुलर इन्फिल्ट्रेट्स माइल्ड, या आपको लोकल या फोकल कोई कंसोलिडेशन पैच लाइक निमोनिया हो सकता है, दैट इज द मॉडरेट। एंड नेक्स्ट इज सीवियर डिजीज। सीवियर क्या है, एनी, इनमें से जो भी है कोई एनी हो, सैचुरेशन लेस देन 92%, पीएफ रेशियो लेस देन 300 और मोर देन 50% उसका लंग इन्फिल्ट्रेट्स हो, और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 हो, इनमें से कोई चीज भी हो, 30 मोर देन 30 रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन लेस देन 92%, आपका तकरीबन बायलेटरल हाफ 50% आपका इन्फिल्ट्रेट्स उसके ऊपर, और आपकी जो PIU FiO2 रेशियो है तो वो आपकी लेस देन 300 हो। तो इनमें से कोई एक भी इंडिकेशन हो, एक भी पैरामीटर हो, तो आप यू विल सस्पेक्ट इट एज सीवियर डिजीज। व्हाट इज द क्रिटिकल, एनी ऑफ ARDS पेशेंट को डेवलप हो गया, पेशेंट सेप्सिस में चला गया, सेप्टिक शॉक में चला गया, या उसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, तो इनमें से कोई चीज भी हो, दैट इज द क्रिटिकल स्टेज। What is the recovery? For mild cases, it is 2 weeks, and for severe cases, recovery time is 3 to 6 weeks. How will you diagnose? There is only single gold standard test, PCR, to diagnose the current infection. And nowadays, serological tests are also approved by the FDA. These are basically detect the antibodies, and these show the past infection, prior infection, rather than the acute infection. They have limited utility in the diagnosis of acute infection. You can't use this test as a sole to diagnose or exclude the SARS coronavirus 2. And rapid SARS coronavirus antigen also detection is these tests are also under development. What are the types of specimen for PCR? You can collect two types of specimen from upper respiratory tract infection tract. There's a nasopharyngeal or oropharyngeal, and you can collect the lower respiratory sample, usually for patients who are admitted in hospital, who are admitted in ICU. These are the expected sputum, endotracheal aspirate, or ball in ventilated patient. Usually, upper respiratory samples are preferred over lower respiratory specimens, but lower respiratory samples are more likely to be positive for a longer period. Look at this slide. This is the PCR of different specimens. You can see the bronchoalveolar lavage. During bronchoscopy, patient is admitted in the ward in the ICU, and you are taking the bronchoalveolar lavage. It's 93% PCR is positive, and for sputum it is 72%, and for nasal swab it is 63%, and for pharyngeal swab it is 32. So, जो nasopharyngeal swab है, it can detect the 2/3 of the patient, and nasal 1/3 of the patient. So, जो आपका जो nasal है ज़्यादा superior है than oropharyngeal. It can, because it can detect 2/3 of the patient, and so it is recommended for the outdoor patients. Although के bronchial lavage की yield ज़्यादा है, स्पुटम अगर प्रोडक्ट कर रहा है, क्योंकि लेकिन इशू ये है कि ये जो चीजें हैं, लवाज है या स्पुटम है, तो ये कहाँ लेना है, हमने कैसे लेना है, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्पिट आउट करेगा पेशेंट, तो पेशेंट एरोसोल जनरेट करेगा और पेशेंट ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शन टू अदर। तो ये एक क्लोज सेटिंग में होना चाहिए। अगर आपने ये चीजें लेनी है, नेगेटिव एयर प्रेशर रूम्स होना चाहिए, फुल पीपीज पहनी होनी चाहिए, फिर आप यू कैन टेक दिस सैंपल। अदरवाइज at OPD basis you can take the nasopharyngeal swab, because it can detect 2/3 of the cases.
व्हाट आर अदर लैब टेस्ट, लैब दीज आर नॉन स्पेसिफिक, उसके अंदर आपका पेशेंट कैन हैव ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, most probably lymphopenia is very important. Patient can have elevated LDH, C-rectoprotein, ferritin levels, LFT, ferritin levels भी ज्यादा रेज होते हैं, C-rectoprotein भी, LDH भी रेज होता है, और जो हाई डी डाइमर्स है, जो प्रोकैल्सिटोनिन है, CP के लेवल है, सीरम ट्रोपोनिन है, ये जो हाई रेज होते हैं, ये फॉर डायग्नोसिस, फॉर मॉनिटरिंग इन क्रिटिकल एंड सीवियर पेशेंट, जो आईसीयू के अंदर पेशेंट होते हैं उनके अंदर होता है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर LDH, C-rectoprotein, सीरम फेरिटिन. इनकी होती है कि C-rectoprotein जो है उसका लेवल मोर देन 100 हो, फेरिटिन का मोर देन 1000 हो, डी डाइमर का मोर देन 1000 हो, तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट होते हैं कि ये पेशेंट को कोविड है. व्हाट इज द रेडियोलॉजिकल पैटर्न? रेडियोलॉजी के ऊपर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कंसोलिडेशन पैचेस होते हैं लाइक निमोनिया. सिटी के ऊपर आपको ग्राउंड क्लास ऑपेसिटीज मिलती हैं, ग्राउंड क्लास ऑपेसिटी हेज लाइक कंसोलिडेशन, लेकिन कहाँ होगी? पाइलेटल लो लोब्स के अंदर होगी, सबक्लूर एंड पेरिफेरल रीजन के अंदर. और ये देखा गया है जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, जब उनके अंदर बिल्कुल पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई सिम्टम नहीं, जब उनका सिटी स्कैन कराया गया तो उसके अंदर फाइंडिंग्स आ गई. मतलब इसने पहले पिक कर लिया उसकी फाइंडिंग्स को, हालांकि उसमें सिम्टम नहीं आई. इवन प्रायर टू जो रिजल्ट है उसका डिटेक्शन ऑफ वायरल आरएनए, इवन पीसीआर से पहले भी ये ऐसे स्टडीज हैं जो पीसीआर करने से पहले एचआरसीटी के ऊपर फाइंडिंग्स आ गई. पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और अभी उसका यील्ड नहीं आया, और ऐसे पेशेंट भी है जिनके अंदर पीसीआर नेगेटिव आया, लेकिन एचआरसीटी जो है सजेस्टिव है. एचआरसीटी की जो फाइंडिंग है वो टिपिकल फॉर कोविड-19 है, लेकिन पीसीआर नेगेटिव आया, तो ये इसकी यील्ड है. दैट इज एक्सरे. यू कैन सी कि आपको बायलेटर पैराकार्डिक मिड एंड लो लंग्स उनके इन्फिल्ट्रेट्स है, लाइक कंसोलिडेशन पैचेस है, लाइक एआईडीज पिक्चर है. दिस इज एन अदर एक्सरे. अगर आप ये एक्सरे देखें तो बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, मोर ऑन राइट साइड, कार्डिक शैडो लार्ज है. ये यंग लेडीज है, कफ है, फीवर है, शर्नस ब्रेथ है. जब इसकी डायग्नोसिस हुई, दैट वाज a rheumatic heart disease with mitral stenosis and mitral regurgitation. So every opacity is not COVID-19. Look at, तो आप इसको क्लिनिकली आप देखें, कोई ये नहीं कोई opacity आ जाए तो ये कोविड है, बट इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो कोविड इन्फेक्शन है वो उसको एग्रीवेट कर सकता है. वो इस तरीके से आ सकता है कि पेशेंट टिपिकल यही है, लेकिन पीछे उसको इन्फेक्शन हुआ तो उसने उसकी जो स्टेबल कंडीशन जा रही थी उसको एग्रीवेट कर दिया. दैट्स द पॉसिबिलिटी. जैसे हमारे कार्डिक पेशेंट में आता है, एलवीएफ के साथ आ रहा है पेशेंट, इवन वो कहते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ पेशेंट आ रहा है, स्टेबल था, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हुई, अब देखें कि कहीं इंजरी तो नहीं हुई, कहीं पीछे एग्रीवेटिव फैक्टर कोविड तो नहीं है, 19 तो नहीं है, या एलवीएफ के अंदर आ गया पेशेंट, स्टेबल था, अक्यूट एलवीएफ के साथ आया, पल्मी एडीमा के साथ आया, तो जो फ्रंट पिक्चर है वो एलवीएफ है, वो पल्मी एडीमा है, लेकिन बैकग्राउंड पिक्चर है जिसको एग्रीवेट कर रहा है, जिससे इन्फेक्शन था, उसमें कोविड हो सकता है. यू कांट से श्योरली कि भाई इसको नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो अभी इसलिए ये वेरी डिफिकल्ट होता है, मैं किसी को कहूँ कि इसको नहीं है, आई कांट से 100% विद श्योरिटी कि ये कह सकता हूँ ये लो सस्पिशन है, ये हाई सस्पिशन है, क्योंकि आजकल तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको भी है पॉजिटिव. तो यू कांट से कि मैं इसको किसी को गारंटी के साथ ये नहीं कर सकता ये इसको नहीं है, ये बिल्कुल 100% ओके नहीं. लो सस्पिशन कह सकता हूं और हाई सस्पिशन कह सकता हूं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज कांटेक्ट? क्लोज कांटेक्ट है, क्लोज कांटेक्ट ये है कि 2 days बिफोर एंड 14 days आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ विद ए कंफर्म ऑफ प्रोबेबल केस, कि 2 दिन पहले आपका कांटेक्ट क्लोज गिना जाएगा और 14 days आफ्टर सिम्टम ऑनसेट के. लेकिन कब होगा? जब फेस टू फेस आपका पेशेंट कंफर्म या प्रोबेबल के साथ कांटेक्ट है और आप विद इन 1 मीटर के साथ बैठे हैं, क्लिनिक पे स्टूल है, साथ चेयर है, और मोर देन 15 मिनट्स आप उनके साथ बैठे हैं, ये होना चाहिए. ये आपका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए पेशेंट के साथ, कंफर्म के साथ हैंड शेक किया है, आप हक किया उसको, और यहाँ डायरेक्ट केयर आप पेशेंट आप प्रोबेबल और कंफर्म केस का है, आपको पता है कंफर्म है, और आप डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर्स केयर कर रहे हैं, लेकिन आपने पीपीई नहीं पहने हुए. ये 3 चीजें हैं जिनमें से आप, या तो हम इसको कहें दैट इज द क्लोज कांटेक्ट ऑफ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है. और एसिम्प्टोमेटिक कंफर्म केस, जैसे आपको पता है कि एसिम्प्टोमेटिक क्या है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन पेशेंट का पीसीआर पॉजिटिव है, वो आपके साथ बैठा है, आपको पता भी नहीं है, आपको तो पता नहीं क्योंकि सिम्टम ही नहीं कोई, तो उसका भी ये 2 days बिफोर एंड 14 days आफ्टर द डेट. आपने जब उसका टेस्ट करवाया, पीसीआर करवाया और पॉजिटिव आ गया, तो उससे 2 दिन पहले आपका उसके साथ कितना आपके साथ कांटेक्ट हुआ है, और 14 days आफ्टर उसके डेट के, ये उसका क्लोज कांटेक्ट पीरियड है. जब हमने डेट ऑफ जो आप टेस्ट किया आपने, उससे हमने गिनना.
लुक एट द पिक्चर, हु इज टीचिंग होम अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखें जो बता रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है उनको डिस्टेंस के ऊपर बिठाया हुआ है, और जो बता रहे हैं वो देखें साथ उनका सोशल डिस्टेंसिंग देखें, मोर देन 1 मीटर होना चाहिए। कईयों ने मास्क पहने हुए हैं, आई थिंक कईयों ने मास्क नहीं पहने हुए, वो सारे इकट्ठे जोड़ के खड़े हैं। ये टीचर है हमारे, आगे पेशेंट है, अवाम है जो बैठी हुई है, उनको पूरा पूरा सर्कल लगा के उनको पूरा डिस्टेंस के ऊपर बैठाया हुआ है, और जो टीच कर रहा है वो देखे कौन है। दैट इज द डायलमा ऑफ आवर सोसाइटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ठंडी बर्फ, तो ठंडी बर्फ है, ये बर्फ के साथ भी ठंडी लिखना पड़ता है, तो इन लोगों को समझाना है किस तरह करना है। व्हेन टू डिसकंटिन्यू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन, आपने आइसोलेशन कब आपने डिसकंटिन्यू करनी है। अकॉर्डिंग टू सीडीसी में 3 के ये गाइडलाइन है। सिम्टोमेटिक पेशेंट आपके पास कोविड का आ गया, तो इसकी देयर आर 2 अप्रोचेस, सिम्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी। फर्स्ट करो आपका सिम्टम, आपके पास आप ऐसे सेंटर में है जहां आपके पास कंफर्म केस आ गया, आपने आप देख लिया पेशेंट ठीक हो गया, बेहतर हो गया, आपके पास टेस्ट नहीं है, पीसीआर की फैसिलिटी नहीं है, तो आप सिम्टम बेस्ड आप बचाएंगे। सिम्टम बेस्ड क्या है, एटलीस्ट 3 days हैव बीन पास, 72 आवर्स पास हो गुजर चुके हूं, पेशेंट फुल रिकवर्ड हो गए, फुल रिकवर्ड। रिकवरी के बाद 72 आवर्स, और रिकवर क्या, फीवर सेटल हो गया विदाउट पैनाडॉल, विदाउट फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स, विद पैनाडॉल नहीं, और कफ शर्न से ब्रेथ इंप्रूव हो गए हूं 72 आवर्स, एंड एट लीस्ट 10 days हैव बीन पास सिंस सिम्टम फर्स्ट अपीयर्ड। जो पहले उसको फीवर कफ टेम्परेचर कम से कम 10 दिनों से गुजर चुके हूं, 10 दिन वो, और ये लेटेस्ट गाइडलाइन है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, पहले 7 days होता था, पहले ये जो प्रीवियस सीडीसी गाइडेंस में 7 days की बात की है, नाउ ये अब मई में चेंज किया है कि 10 days, ताकि ये मैक्सिमम कैप्चर कर सके पेशेंट को। सेकंड क्या, टेस्ट बेस्ड, टेस्ट में जो हम कर रहे हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, कि पेशेंट की रेजोल्यूशन ऑफ फीवर हो विदाउट ड्रग्स, फीवर सेटल हो गया हो, इंप्रूवमेंट सिम्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो, कफ ठीक हो गई हो, शान से ब्रेथ ठीक हुई हो, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल हो, और आपने जब ये चीजें हो जाए तो आपने उसके 2 PCR करने हैं 24 आवर्स के डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल अपार्ट। एक किया नेगेटिव 24 का, सेकंड किया नेगेटिव, देन यू कैन डिस्चार्ज दिस पेशेंट। पेशेंट क्लिनिकली भी स्टेबल हो, सैचुरेशन भी उसकी मोर देन 93% हो, रूम एयर के ऊपर, उसके जो एक्सरे वो भी बेटर हो, क्लियर हो या पार्शली क्लियर हो, एक्सरे उसके जो इन्फिल्ट्रेट्स उसके ऊपर थे वो क्लियर हो या पार्शली क्लियर हो, सैचुरेशन कितनी हो, मोर देन 93% हो, रूम एयर हो, और हेमोडायनामिकली स्टेबल हो, देन यू कैन डिस्चार्ज। तो यहाँ कोई दिन नहीं है, ये कोई नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट आ रहे हैं, हर क्या पेशेंट डिफरेंट है, पेशेंट को 5 दिन ले रहा है, कोई कहीं 3 दिन ले रहा है, कहीं 8 दिन ले रहा है, कहीं 10 दिन ले रहा है, तो ये कोई लिमिट नहीं है उसकी डेज की। जब आपका फीवर सेटल हो जाए, आपका कफ सेटल हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सेटल हो जाए, पेशेंट हेमोडायनामिक स्टेबल हो, तो आप उसके बाद आप उसकी चीजें करें। तो एसिम्प्टोमेटिक का करना है, ये इसकी भी 2 अप्रोचेस हैं, टाइम बेस्ड एंड टेस्ट बेस्ड। टाइम बेस्ड क्या है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपने एक पहले कर लिया सिम्प्टोमेटिक का, तो वो घर में बैठा हुआ है फर्ज करो, तो कम से कम 10 days उसके गुजर जाए फर्स्ट पीसीआर टेस्ट को, 10 days गुजर जाए और पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई सिम्टम ना आई हो, उसने सिम्टम डेवलप ना की हो, ये सिम्टम टाइम बेस्ड है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि यू आर क्लियर। या टेस्ट बेस्ड क्या है कि 2 नेगेटिव पीसीआर करें स्पेसिमेन से अपार्ट फ्रॉम 24 आवर्स नेगेटिव 10, ये आप टेस्ट बेस्ड है, वो आपकी टाइम बेस्ड है। What is the supportive therapy? Any supportive therapy? Yes, only supportive therapy. There is no definite therapy. There is no treatment, definite treatment. There is no vaccine. And agents like chloroquine, hydroxychloroquine, remdesivir, leponavir, ritonavir, tocilizumab, convalescent are under trial. ये यूज हो रहे हैं। पहले क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज हुई है, लोगों ने इसको ट्रीटमेंट में भी यूज किया है, प्रोफिलैक्टिकली भी यूज किया है। अब वो कहते हैं दिस नो रोल ऑफ क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, स्टिल अभी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। रेमडेसिविर के ऊपर फोकस ज्यादा हो रहा है, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है रेमडेसिविर के ऊपर है, वो हमारी पाकिस्तान कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलके इसकी उन्होंने ले ली है, वो अभी बनाने की शुरू करेंगे। और सेकंड टोसिलिजुमैब वो यूज हो रही है, इसके ऊपर फोकस है। और कन्वालेसेंट जो प्लाज्मा जो लोग अपना जी डोनेट कर रहे हैं जी, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर शमसी कराची है, उन्होंने यूज किए हैं मरीजों पे। तो ये कब करना है, 14 days, 2 weeks, 3 weeks आफ्टर इन्फेक्शन के उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, फिर उसको लगाना है। ये सारे अभी अंडर ट्रायल है, कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं आई। पूरी वर्ल्ड के अंदर हर की अपनी स्ट्रेटेजी है,
हर के अपने ट्रायल्स हैं, जहाँ कोई उसको अच्छे रिजल्ट मिले वो यूज कर रहा है, कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ये यूज करनी है ये स्टेप है। तो जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है उसकी आज जैसे गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने अभी उसकी दी है गाइडलाइन कि होम आइसोलेशन किन को करना है जो माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है, और सोसाइटी बनाई है, कमेटी बनाई है जो जाके असेस करेगी, उसके घर का स्टेटस असेस करेगी, इसको घर में रखना है, घर कितने फर्द है, कितने लोग हैं, कितने रूम्स हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि घर के 2 रूम में 10 बंदे हैं तो कैसे होम आइसोलेशन, ये पॉसिबल नहीं है। तो होम आइसोलेशन के लिए एक डेफिनेट क्राइटेरिया है। तो ऐसे पेशेंट को हम घर भेज सकते हैं। सेकंड, अगर पेशेंट विद कोमार्बिड है तो इज बेटर टू एडमिट दिस पेशेंट। कोमार्बिड वाले पेशेंट को माइल्ड के साथ भी करें आप। एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिनिक है, फ्लूट लें, और सिम्टम्स के लिए आप ऑब्जर्व करें अपने आप को कि आपके जो सिम्टम वर्स तो नहीं हो रहे, आपको अचानक से ब्रेथ तो डेवलप तो नहीं हो रही, दैट इज द बैड साइन। अगर आपको घर में ये चीजें हो रही है तो इमीडिएट मूव टू द कोरोना सेंटर, जो आप इमीडिएट सेंटर है जो आपका कोविड के लिए, वहां मूव करें। हाउ कैन यू प्रिवेंट? Prevention is the, I think, very very important. Okay, only you can save. Social distancing Only this is very very important. सारी चीजें छोड़ दें। अगर आप इसके ऊपर, ये हमारा जेनेटिक मेकअप नहीं है, अगर इसी के ऊपर हम फोकस कर लें तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज आ रही है नेक्स्ट भी आने वाले, अभी तो कोरोना है, कोरोना का पता नहीं कब तक चलेगा, नोबडी नोज के, लेकिन ये आगे जो वायरस आने हैं, जो आगे इन्फेक्शन आने हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो टीबी है, वो वायरल है, जो भी कुछ हो, तो आपका प्रिवेंशन अगर आप कर लें तो आई थिंक 40% केसेस के अंदर आप ये चीजें सेव कर सकते हैं। तो डॉक्टर अल्ताफ साहब थे इन्फेक्शन डिजीज के लाहौर से, PKLI से मेरे ख्याल आए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर 40% बेड है ना, वो हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर हम इन्फेक्शन के ऊपर अच्छा काम कर लें, हम प्रिवेंशन के ऊपर अच्छा काम कर लें, तो हम जो इस वजह से डिजीज होती हैं तो हम 40% बेड्स को आपको जो है सेव कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंशन मीजर्स, प्रिवेंटिव मीजर्स करें। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन मींस कांटेक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड वो है जो स्टैंडर्ड है, वो हर पेशेंट के लिए स्टैंडर्ड है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कंफर्म और सस्पेक्टेड केसेस। क्या है? हैंड हाइजीन है, गाउन है, मास्क है, शू कवर है, गाउन है, ये सब पेशेंट के लिए। आपने इवन आपने लंबर पक्चर करना है, आपने कोई चीजें करनी है, पोलिस कैथीटर पास करना है तो मुंह पे मास्क लगाएं। दीज आर द बेसिकली स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये हर किसी में अपनाना है। बाकी जो दूसरी बचती है ड्रॉपलेट है, वो भी है कि आप हैंड शेक ना करें, आप डायरेक्ट कंटेक्ट ना करें, आप डिस्टेंस रखें, ठीक है ना। तो अगर आप एक कमरे में एक पेशेंट रहे, अगर मल्टीपल पेशेंट्स हैं एक कमरे के अंदर या एक हॉल के अंदर, तो एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस हो उनके अंदर। जैसे हमारे ये एक्सपो सेंटर वगैरह में, ये जो कराची में, लाहौर में बने हुए 3 फीट का डिस्टेंस हो अगर मल्टीपल पेशेंट्स हैं इन द वन हॉल, ठीक है। और सेकंड पे जो एयरबॉर्न है, आपको पता है जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज नॉट एयरबॉर्न डिजीज, ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। सिंपल आप मास्क पहन ले तो काफी है, सिंपल आप सर्जिकल मास्क पहने, मेडिकल मास्क पहने, नो नीड ऑफ N95। तो लेकिन जहां एरोसोल जेनेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे हमारे कार्डियोलॉजी में CPR हो रहा है, CPR कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं, ये ट्रेकियास्टमी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये चीजें हैं, ब्रोंकोस्कोपी हो रही है, ये एरोसोल जेनेटिक प्रोसीजर्स है। इसकी वजह से दिस वायरस कैन सस्पेंड और स्टे इन द एयर फॉर मेनी आवर्स। तो यहाँ आपने फुल PPE पैनने हैं। अब हमारे पास पेशेंट जैसे हम सर्जरी करते हैं, हम नेगेटिव करके करते हैं, तो यहाँ नीड नहीं है। हमारा पहले टेस्ट होता है तो हमारा नेगेटिव होता है तो हम गो फॉर कैबेज। हमारे उसकी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होता है और हमारी स्क्रीनिंग भी होती है तो वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ अगर आप वो काम करें, क्योंकि यहाँ ट्यूब भी डालनी है, ने ट्यूब भी डाल, लेकिन आपको पता तो है ना ये नेगेटिव है, तो ठीक है आप सर्जिकल मास्क लगा लें सिंपल, क्योंकि आपने चेक कराया हुआ, ये वहां है जहाँ पेशेंट कंफर्म पेशेंट है। जैसे आपको पता है ये कोविड पॉजिटिव है और आपने एंटीट्यूबल ट्यूब डालनी है उसको फॉर ICU केयर के लिए, तो वहां आपने फुल PPE N95 फुल वो टाइवेक सूट वो पहनना है। तो ये गाइडलाइन है फॉर हॉस्पिटल डीलिंग विद COVID-19, जो पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, लेवल 1 है। लेवल 1 क्या है कि जनरल OPD है या जनरल इमरजेंसी है, उसमें आपने क्या प्रिवेंटिव मीजर्स लेने हैं। उसके अंदर ये है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स हो, डिस्पोजेबल इसमें थोड़ी मिसिंग हुई है, सर्जिकल ग्लव्स है, इसमें मास्क है और हैंड सैनिटाइजर हो या सोप विद वाटर हो। ये 3 चीजें होनी चाहिए जनरल OPD में और जनरल इमरजेंसी में, ये अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट गाइडलाइन है, ये 3 चीजें कंपलसरी है, ये इससे ज्यादा नहीं।
फिर लेवल 2, नेक्स्ट नहीं हो रहा, हाँ? लेवल 2, लेवल 2 क्या है? ट्राइएस सेंटर फॉर कोविड-19 है, तो ये तो हमारा इधर नहीं है। जनरल वार्ड्स हैं, जैसे हमारे सीसीयूज हैं, हमारे जनरल वार्ड्स हैं, अडल्ट वार्ड है, रेगुलर लेबर रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं, जैसे हमारे हैं। सेंटर आपका है, जो आपका फ्लू काउंटर है ना, वो ट्राइएस सेंटर समझ लेना, वहां से आप ट्राइएस करके रजिस्टर भेजते हैं ना, वो ट्राइएस सेंटर है आपका। जी जी, तो वहाँ ये 5 चीजें होनी चाहिए, डिस्पोजेबल जो आपका कैप हो, सर्जिकल ग्लव्स हो, फुल स्लीव गाउन्स हो, डिस्पोजेबल ये मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, ये चीजें हो, और सैनिटाइजर, ये 5 चीजें होनी चाहिए। ये जनरल वार्ड्स के लिए भी हैं, सीसीयू की भी, हमारे सीसीयू में के लिए भी हैं, हमारे अडल्ट जो कार्डियक वार्ड है उनके लिए भी, ये 5 चीजें। आगे सॉरी, ये लेवल 3 था, लेवल 2 है, इसमें पेंडिंग है। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 ये है कि डेफिनेट पेशेंट आपके दाखिल हैं, एडमिट हैं, सस्पेक्टेड हैं या कंफर्म है, और एचडीयू आईसीयू के अंदर डेफिनेट आपके प्रोबेबल हैं या आपके कंफर्म है या आपके सस्पेक्टेड दाखिल हैं, और आपने रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कराई है कंफर्म केस की वहाँ, और लेबर रूम्स, ऑपरेशन थिएटर, और आपको वो पेशेंट कंफर्म है या सस्पेक्टेड है, आपने उसकी सर्जरी करनी है, तो वहाँ आपने ये चीजें करनी है। उसमें क्या है? डिस्पोजेबल कैप है, ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, टाइवेक जो स्पेस सूट है वो है, गोगल्स है, फेस शील्ड है, शू कवर है। तो हमारा ये था कि हमारे ये इसलिए इमरजेंसी के अंदर टाइवेक सूट या स्पेस सूट की कोई वैल्यू नहीं है। आप सिंपल एक जो लेवल 2 तक आप हम यूज कर सकते हैं अपने जनरल वार्ड में, इमरजेंसी में। लेवल 2 कह रहे हैं आप सिंपल सर्जिकल गाउन पहने, मास्क पहने, शील्ड अपना कैप पहने, शू कवर पहन लें, हैंड सैनिटाइजर, ये लेवल 2 तक। लेवल 3 यहाँ नहीं है। So remember Wuhan, wash your hands with 60% to 70% alcohol-based sanitizer. If not available, then wash with simple water and soap for 20 seconds, sufficient. Mask properly pehne, surgical medical mask, and because it is the again I am saying that is the droplet infection. That is not airborne infection. There is no need of N95. That is the wastage of this mask and extra burden on the country. You should check your temperature regularly, avoid large crowds, जरूरी ना निकलें, जैसे आजकल निकल रहे हैं आप अभी लॉकडाउन हुआ है, आप मार्केट्स में जाके देख लें, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, इतने बंदे हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब इकट्ठे हैं। ये लॉकडाउन का जो भी नरमी किया तो उसके ये है कि अभी भी वही है, अभी भी आपने नहीं जाना, अभी भी अपने घर में स्टे करें, और नेवर टच योर फेस, जो हमारी आदत थोड़ी होती है नोज को माउथ पे लगाने की, ये चीजें इसे अवॉइड करें। वुहान से शुरू हुआ है, वुहान को उस सीक्वेंस में दे दिया WUHAN। These are the 5 modes for your hand hygiene। ये 5 मूवमेंट्स क्या है? आपने जब इंटर हुए पेशेंट से आईसीयू में फर्स्ट कहीं भी होते हैं, टच करने, पेशेंट टच करने से पहले अपने हैंड करने हैं, आपने सैनिटाइज करने हैं। उसके बाद आपने कोई भी प्रोसीजर करना है, क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर का, उससे पहले फिर आपने हाइजीन करने, ठीक है। थर्ड क्या है? आपने प्रोसीजर कर लिया, कोई फुली डाल लिया, कोई चेस्ट ट्यूब डाली, उसके बाद फिर आपने ना हैंड हाइजीन के लिए ये करना है, वॉश करना है। उसके बाद आपने पेशेंट को जब लीव किया, फिर आपने आफ्टर कंटेक्ट फिर आपने हैंड वॉश करना है। उसके बाद जब आपने टेबल को टच किया, कोई सराउंडिंग को टच किया पेशेंट को, उसके बाद फिर आपने, ये 5 मूवमेंट्स हैं। अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह ये कोरोना नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। जब आपके जाएगा नहीं, आप टच नहीं करेंगे, आपकी ऑक्यूलर सिक्रेशन आंखों को टच करेंगे उससे जाएगा, नाक को करेंगे, म्यूकस जो मेमोरी है उसके थ्रू चला जाएगा। जब आप इस तरह आप प्रोसीजर रूटीन में करेंगे, ये अभी नहीं है, ये रूटीन के लिए फॉर लाइफ है। ये हमारा जेनेटिक मेकअप बनाना पड़ेगा हमें, अपनी तरबियत, अभी जो जंग जनरेशन आ रही है, जो मेरे बच्चे आ रहे हैं, इनको हमें ये चीजें सिखानी पड़ेगी। जब जो बूढ़े हो जाएं तो उनको पता हो ये काम करना है। अगर यही काम करेंगे तो इंशाल्लाह ना डायरिया आएगा, ना टाइफाइड आएगा, ना ये चीजें आएंगी, ना इन्फेक्शियस डिजीज आएंगी सही, लेकिन कंट्रोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये these are the 7 steps of hand washing। ये आप as you know already। ये एक recall your history, remember your history in 1918। ये आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि स्पेनिश फ्लू जब आया था तो क्या हुआ था। स्पेनिश फ्लू ये एक इतना बड़ा पैंडेमिक था, एटलीस्ट 500 मिलियन पीपल इन्फेक्ट हुए थे, 500 मिलियन, और 50 मिलियन की डेथ हुई थी, 50 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्वारंटाइन किया था, इनको जो लॉकडाउन किया था, इन्होंने इसको कैजुअल लेना शुरू कर दिया। कैजुअल हो ये लोग
बाजारों में जाना शुरू हो गए, रशी जगह पे जाना शुरू हो गए, तोड़ दिया, समझ तुम्हें रूल तोड़ दिया, जो जो डिस्टेंसिंग थी, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसको उन्होंने वायलेट किया, गैदरिंग की, सोशल गैदरिंग की। क्या हुआ फिर उससे? उसमें बाद एक सेकंड वेव आई इसकी, तो उसने तकरीबन 10 लाख पीपल की उससे की वजह से फिर डेथ हो गई। तो लेट्स नॉट रिपीट that history in the time of COVID-19. Relaxation is only given by government. Corona has not given any relaxation. ये इसका एक है. And the last take home message: I am poor but not irresponsible. Thank you. Question and answer will be at the end of the session. Sir, Azul sir. That's what it's a very important question. जो asymptomatic population है ना, उसमें हमें पता नहीं कौन फैला सकता है, कौन। जैसे हमारा क्लिनिक है, तो हमने हर किसी को मास्क करवाना है, ठीक है, चाहे वो घुटने में दर्द के साथ ही है, ठीक है। तो वो जब ये हवा में नहीं आएगा ना, तो तब वहाँ रहे तो ज्यादा प्रोटेक्शन बनेगा। हवा में आगे चलती N95 इवन 95% प्रोटेक्शन देता है, 5% ये भी नहीं देता। तो हमें यही है कि हमें नहीं पता कौन ये सिम्प्टोमेटिक है और कौन ये सिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, नंबर 1। तो मास्क की पेशेंट, ठीक है। रही ये बात कि वैगन में बस में बैठे हुए, तो वहाँ पे दैट्स व्हाई द सोशल डिस्टेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या आप इतने डिस्टेंस पे बैठे, जैसे आपने बोल रहा हूँ मेरा ड्रॉपलेट इतने डिस्टेंस में कि सर तक न जाने पाए, तो ये डिस्टेंस इसलिए है। जब हम इसको वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली स्प्रेड होगा। और जितने डॉक्टर्स को भी है, जब मैंने हिस्ट्री ली है, तो वो एरोसोल से या पेशेंट के वायरस से नहीं हुआ, बल्कि पुअर हैंड हाइजीन से हुआ है। फ्लू काउंटर पे समोसे खा रहे हैं, फ्लू काउंटर पे ठीक है, और हाथ लोग लगाते हैं जब वो अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं या काउंटर पे अपने हाथ लगाते हैं, और फिर हम उन्हीं हाथों को लगा के उन्हीं से खाना खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप देखें, तो हमने यही करना है कि आजकल जो हम हर किसी को ये समझें कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ जो ना एनी पोजीशन, क्योंकि वो आया बेशक आँख चेक कराने या घुटना चेक कराने आया, जब हम कार्डियोलॉजिस्ट का या पल्मोनोलॉजिस्ट का जो भी है, तो हमने पहले उसको मास्क करवाना है। बाहर ही अपने पीए को कह देंगे कि वो मास्क लगाए बगैर एंटर नहीं होगा, वो चाहे आपका आउटडोर हो, चाहे सरकारी आउटडोर हो, चाहे आपका क्लिनिक का हो। तो आपकी एरोसोल से तो बचत वैसे ही होगी। हाथ हमने मिलाना नहीं, ठीक है। टेबल का जो वो वाला कोना है, उसकी तरफ हमने हाथ मिलाना है, जो हमारी साइड पे हम उस पे लगा सकते हैं, और उसको हम सुबह शाम क्लोरीनेटेड वाटर से साफ करवाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इससे बचने के। जो ग्लव्स का यूज करते हैं, दैट इज अ टू डबल एज स्वॉर्ड। ग्लव्स की पोरों में, ग्लव्स की जो ग्रूव्स हैं उनमें रह जाता है, और हम उसको उस तरह से सिलाई नहीं करते। हम समझते हैं कि वी फील टू प्रोटेक्टेड कि हमने ग्लव पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ग्लव उल्टा अपने साथ कंटामिनेट कर देता है और हमें उल्टा लगाता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि ग्लव के बगैर हम जो है हैंड सैनिटाइजर इस तरह से हर वक्त जेब में रखें, ठीक है, 60% अल्कोहलिक वाला, चाहे आप डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आजकल बहुत ईजी और सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है। आप, और अगर ये वाला नहीं है तो हम खुद बना सकते हैं, सिगरेट वाला या डेटॉल वाला। तो जो उसकी कम एफिकेसी, लेकिन एटलीस्ट फिर याद रखें, हम जब भी सोप एंड वाटर अवेलेबल हो तो उससे वॉश कर लें। तो दिस इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ सोप एंड वाटर, लेकिन ये अर्ली उस जगह के लिए बड़ा इफेक्टिव है जहाँ बैठे हम कम तो उसको स्टेरिलाइज कर लें। उसके बाद अगर आप ये फिर जहन बना लें हमेशा के लिए कि हमने जब ये टच कर दिया है, अब मुझे याद आ जाए कि मैंने टच किया हुआ है, तो कोशिश करें कि मुंह पे हाथ न लगे। और ये जो मास्क है, अगर बंदा बीमार नहीं है तो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कम से कम ये याद कराता है कि मैंने मुंह को फेस को टच नहीं करना। और ये जैसे N95 हमने लगा लिया ना, मैंने इसलिए लगा लिया है कि हम लोग इतने सारे पेशेंट डील कर रहे हैं, क्या पता मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं तो मेरे से किसी को ना फैल जाए, तो दैट्स व्हाई। अदरवाइज ये जहां एरोसोल जनरेशन नहीं हो रही, वहां पे रिकमेंडेड नहीं, वहां से सर्जिकल आप लगाएं। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो हम बहुत ज्यादा चांस है, 100% तो कहीं नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि हम इससे प्रोटेक्टेड रहें।
तो की टेक होम मैसेज कि frequent hand washing and social distancing and mask, three things you have to remember. इसको आप